तो ये जो घर्षण फ्रिक्शन के बारे में हम लोग पढ़े थे, इसमें से ये ईयर बड़ा इम्पोर्टेंट है 1642। इस ईयर में दो घटनाएं हुई थी बड़ी रोचक हैं। एक घटना ये हुई थी कि इस टाइम पर गैलीलियो की डेथ हो गई थी। यस, इनकी डेथ हुई थी और इसी ईयर में न्यूटन जन्म लिए थे। यानी एक तरफ एक साइंटिस्ट उस क्षेत्र में कार्य करने वाला है कि मृत्यु होती है और दूसरी तरफ दूसरा साइंटिस्ट जन्म लेता है। ये कितनी रोचक घटना है प्रकृति की। गैलीलियो ने जितने कॉन्सेप्ट दिए थे, गैलीलियो का मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग था और जितने कॉन्सेप्ट थे उसके मैथमेटिकली डिराइव्ड थे, लेकिन डेथ होने की वजह से वो अपने उस पूरे मस्तिष्क की क्षमता का उपयोग कर नहीं पाया। और जो वो कर नहीं पाया वो काम किसने किया? न्यूटन ने किया। अब जैसे हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉज, न्यूटन के नियम पढ़ते हैं हम लोग, गति के नियम। तो ये जो न्यूटन के गति के नियम है, ये न्यूटन के नियम नहीं है वास्तव में। ये नियम किसके हैं? गैलीलियो के हैं। लेकिन गैलीलियो इसको मैथमेटिकली डिराइव नहीं कर पाया, हादसा हो गया और ये डेथ हो गई। उसके बाद न्यूटन ने ये काम किया। तो ऐसे कह सकते हो कि गैलीलियो की आत्मा न्यूटन में चली गई, है नहीं? एक तरफ से डेथ और दूसरी तरफ से जन्म हुआ और उनके सिद्धांतों को इसने पूरा किया। घर्षण के बारे में जो अवधारणा थी, दो विजन है इसका, एक ओल्ड विजन एक न्यू विजन है। जो ओल्ड आइडिया था कि जो सरफेस होते हैं वो सरफेस होते हैं रफ़ और उनमें होती है गैप्स, क्रैक्स होते हैं। और जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर इस तरीके से ले डाउन होता है, रखा जाता है, तो उनके जो क्रैक्स होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। इस वजह से वस्तुओं की गति का विरोध होता है, मोशन आपका हमेशा अपोज होता है। ये ओल्ड विजन है। और जो न्यू विजन है वो कहता है कि घर्षण का कारण इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, न्यूक्लियर फोर्सेज हैं। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स है, इनके कारण फ्रिक्शन लगता है दो सरफेस के बीच में। ठीक है, इसमें से दो शब्द आपने पढ़ा होगा, एक होता है एडहेसिव फोर्स, एक होता है कोहेसिव फोर्स। तो जो फ्रिक्शन का रीजन मॉडर्न टाइम पे दिया जा रहा है वो है एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्स, यानी एटम एटम के बीच का अट्रैक्शन या मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन अब दिया जाता है। तो फ्रिक्शन के दो विजन, एक ओल्ड विजन है एक न्यू विजन है। जो ओल्ड विजन है उसके अकॉर्डिंग फ्रिक्शन को कम करने के लिए लुब्रिकेंट्स का उपयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो क्रैक्स होते हैं उन क्रैक्स को भरने के लिए लुब्रिकेंट्स का उपयोग कर सकते हैं, कोई ऑयल या ग्रीस इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो कहता है उसमें ऑयल ग्रीस तो ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा नहीं। इसलिए अगर आप ग्लास को भी लें तो ग्लास के ऊपर ग्लास रखो तब भी फ्रिक्शन होता है। क्यों? सरफेस भले ही स्मूथ है। तो ये वेरीफाई करता है कि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज के कारण ही होता है। तो ये फ्रिक्शन है। अब गैलीलियो का जो थिंकिंग थी उससे पहले एक थिंकिंग ये थी कि जो मोशन है, मोशन को मेंटेन करने के लिए एक कॉन्टिन्यूअस और कांस्टेंट फोर्स रिक्वायर्ड होता है। मोशन को मेंटेन करने के लिए एक कांस्टेंट और कॉन्टिन्यूअस फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है उसका, तो उस ऑब्जेक्ट पर एक कॉन्टिन्यूअस और कांस्टेंट फोर्स लगते रहना चाहिए, तभी वो मूव करेगी, नहीं तो नहीं मूव करेगी। बाद में गैलीलियो ने इसका ऑब्जर्व किया और उसने कहा नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कॉन्टिन्यूअस कांस्टेंट फोर्स लगे तभी बॉडी मूव करेगी, कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं। उसने कहा कि जैसे किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाएं और वो मूव करना शुरू करता है, गति शुरू कर देता है, मूव करने की अवस्था में अगर हम फोर्स को हटा लें तब भी वो ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस तक मूव कर जाता है। होता है कि नहीं? जैसे साइकिल है, साइकिल पे बैठे और आपने पैडल मारा 10-20, उसके बाद चुपचाप बैठे, साइकिल जा रही है। तो गैलीलियो ने उस कॉन्सेप्ट को अपोज किया जिसके अकॉर्डिंग मोशन के लिए कॉन्टिन्यूअस कांस्टेंट फोर्स की आवश्यकता होती है, उसका अपोज किया। इसने कहा कुछ और प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मोशन मेंटेन रहता है, और उस प्रॉपर्टी को इसने नाम दिया इनर्शिया, जड़त्व। तो जो बॉडी है वो विदाउट फोर्स भी मूव कर सकती है, अपने स्टेट को मेंटेन रखती है, चाहे मोशन का हो, चाहे रेस्ट का हो, चाहे डायरेक्शन का हो, अपने स्टेट को वो मेंटेन बनाए रखता है। लेकिन उसके लिए कंटिन्यूअस फोर्स आवश्यक नहीं है। एक और नई प्रॉपर्टी उसने डेवलप किया और उसे कहा गया इनर्शिया। और जो इनर्शिया है वो किसकी प्रॉपर्टी है? मास की।
तो अगर किसी ऑब्जेक्ट में मास है तो उसके अंदर इनर्शिया होगा, और उस इनर्शिया के कारण भी वो अपने स्टेट को मेंटेन कर सकता, अपनी अवस्था को बनाए रखेगा। ये लॉजिक दिया गैलीलियो ने। अब बाद में इसी लॉजिक को न्यूटन ने अपने गति के नियम का पहला समीकरण बना दिया, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। मोशन के 3 लॉज है, उनमें से जो फर्स्ट लॉ बनाया गया वो यही था, इनर्शिया वाला, कि एनी बॉडी मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, रेस्ट और डायरेक्शन ड्यू टू मास एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इनर्शिया। इसी प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहते हैं। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ बना। तो शुरुआत कहाँ से हुई, और होते होते न्यूटन ने इसको एक फॉर्मूले का रूप दे दिया। ठीक है। इसके बाद सेकेंड लॉ की बात आई, तो सेकेंड लॉ में वो भी गैलीलियो का ही लॉजिक था। उस लॉजिक को वेरीफाई करके इसने कहा कि इफ़ देयर इज ए, हाँ उसको मॉडिफाई, हाँ बिल्कुल न्यूटन ने किया। तो गैलीलियो का अधूरा काम न्यूटन ने पूरा किया। हाँ 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 हाँ, यस यस लगा सकते हैं। तो देखो ये फर्स्ट लॉ हो गया इनर्शिया का। ठीक है। अब सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड लॉ था कि इफ़ देयर इज ए कांस्टेंट कंटिन्यूअस फोर्स ऑन अ बॉडी, ऑन अ मूविंग बॉडी, देयर शुड बी एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन वर्ड भी किसने डिजाइन किया था? गैलीलियो ने। जो त्वरण शब्द हम प्रयोग करते हैं वो भी गैलीलियो का दिया हुआ। तो गैलीलियो ने कहा था इफ़ देयर इज ए कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस फोर्स ऑन अ मूविंग बॉडी, देयर शुड बी एक्सीलरेशन, मीन्स देयर शुड बी चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर कंटिन्यूअस फोर्स है तो डेफिनेटली उसके वेलोसिटी में चेंज आना चाहिए, और जो वेलोसिटी में चेंज है उसी को एक्सीलरेशन कहते हैं। और इसी चीज़ को न्यूटन ने कहा कि जो फोर्स है, फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सीलरेशन। जितना ज़्यादा फोर्स उतने ज़्यादा एक्सीलरेशन। बट जो इनर्शिया की प्रॉपर्टी थी कि कुछ वेलोसिटी को इट सेल्फ मेंटेन करके रखता है ड्यू टू मास, उस मास को भी जोड़ा गया तो ये बन गया F इज इक्वल टू m इंटू ए। तो ये हो गया न्यूटन का सेकेंड लॉ हो गया। इसके बाद न्यूटन का थर्ड लॉ है एवरी एक्शन है बाय इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। और उस क्रिया प्रतिक्रिया नहीं एक्शन रिएक्शन में आपको 4-5 पॉइंट याद रखना चाहिए बेसिकली। जैसे फर्स्ट पॉइंट है कि एक्शन एंड रिएक्शन बोथ कांट बी एट वन ऑब्जेक्ट। जो क्रिया और प्रतिक्रिया वो किसी एक ही ऑब्जेक्ट पे नहीं हो सकता, तो दोनों डिफरेंट होंगे। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, हमने इसमें फोर्स लगाया तो हमने एक्शन किया, तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? रिएक्शन हमारे फिंगर पे होगा, इस बोर्ड पे नहीं होगा। तो एक्शन और रिएक्शन हमेशा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे होते हैं, पहली बात। दूसरा, एक्शन और रिएक्शन हमेशा अपोजिट होते हैं, एकदम अपोजिट होते हैं। और तीसरा ये था कि एक्शन और रिएक्शन कभी बैलेंस नहीं होते, कभी भी बैलेंस नहीं होते। अगर बैलेंस रहेंगे तो ये कोई इम्पैक्ट यानी मोशन पर कोई प्रभाव डालेंगे ही नहीं। तो ये कभी भी बैलेंस नहीं होते, ये हमेशा अनबैलेंस होते हैं। ठीक है। और जो एक्शन और रिएक्शन है उसमें भी आगे चल के आप देखोगे और भी क्वालिटीज़ जुड़ जाएंगी, उसमें इलास्टिसिटी आ जाएगा। तो जहाँ इलास्टिसिटी होती है वहाँ एक्शन रिएक्शन इक्वल नहीं होते हैं, फिर कुछ और ही प्रॉपर्टी हमें लगानी पड़ती है। बिल्कुल ब्लॉक सिस्टम कराएंगे, मास सिस्टम, स्ट्रिंग सिस्टम सब कराएंगे। बट अब आप हाँ एप्पल का लॉजिक, हाँ एप्पल जो न्यूटन ने सेब वाला जो वो सिद्धांत आया, मतलब जैसे ग्रेविटी का सिद्धांत है, उसकी घटना कुछ ऐसे थी कि जैसे आज एक पैंडमिक फैला हुआ है, कोरोना महामारी है, लोग परेशान हैं, स्कूल कॉलेज बंद है, ऐसे इस 17वीं शताब्दी में भी यूरोप में ऐसी घटना हुई थी। और उस पैंडमिक के दौरान स्कूल कॉलेज बंद हो गए, तो न्यूटन अपने घर चले आए और घर आके अपना वो एकांत में ज़्यादा समय मिला तो बैठे रहते थे इधर उधर। फिर जब आदमी बैठा रहता है तो जानते हो खुराफात ही करता है कुछ ना कुछ, और वो भी खास कर अगर विद्यार्थी वर्ग से जुड़ा हुआ है तो बहुत ही खुराफात करेगा। तो न्यूटन भी ऐसे ही घर पे बैठे हुए थे।
तो उन्होंने तर्क लगाना शुरू किया, दिमाग अपना, कहीं बैठे थे, अचानक सेब ऊपर से नीचे गिरा और उसको देख के उनके दिमाग की बत्ती जल गई। उन्होंने कहा ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर भी जा सकता था। फिर और दिमाग लगाया, दूसरे ऑब्जेक्ट को छोड़ा, फिर उसने देखा अरे ये तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तिरछा क्यों नहीं जा रहा है, लेफ़्ट क्यों नहीं गया, राइट क्यों नहीं गया, स्ट्रेट क्यों गिरा जाके। तो उसके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आए और फिर उसी प्रश्नों का उत्तर ढूंढते ढूंढते उसने घर पे ही ढूंढ दिया कि जो पृथ्वी है वो, यानी अर्थ जो है, वो हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट कर रही है उस फोर्स को कहते हैं वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का वेट कहा जाता है। यस, और फिर उसके बाद में उसको और आगे एलाबरेट करा गया तो यूनिवर्सली वो लॉजिक बन गया कि यूनिवर्स के कोई भी दो मास रहेंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे हमेशा। तो वो ये ऐसी ही घटना है, पैंडेमिक से, यानी बोलते नहीं आपदा को अवसर में बदलना, तो आपदा से अवसर बन गया उसके लिए और वो कर गया, बहुत अच्छे कार्य किए। न्यूटन के पिताजी 4-5 विवाह किए थे, उससे बहुत पीड़ित रहता था वो। और आप देखोगे न्यूटन और डाइन में एक संबंध है, एक न्यूटन 10⁵ डाइन के होता है। वो अपनी माता जी को हमेशा डाइन ही कहता था। तो उसके पिताजी कभी उसके साथ बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं कर पाया और एक माता उसके साथ रही नहीं, पिताजी हर 2 साल पे एक विवाह कर लेते थे, तो उससे उसको बड़ी पीड़ा थी और वो एकांत में रहना बहुत पसंद करता था। अंत में वैज्ञानिक ही जानते हो बना, वो सिद्धांत दे दिए जिससे दुनिया आज तक अपरिचित थी। ऐसे ही हादसे होते हैं। यस तो अब ज़रा इस फ्रिक्शन को देखते हैं। तो ये आपने थोड़ा सीखा और ये ईयर 1642 बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक तरफ एक बुद्धिमान जा रहा है और दूसरा बुद्धिमान उसी लेवल से आ रहा है, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग घटना है, समझ लो भौतिक जगत की। फ्रिक्शन कहाँ से जन्म लिया, फ्रिक्शन कहाँ से जन्म लेता है? तो इसका लॉजिक ये है कि जैसे हमने गैलीलियो को देखा, उसने इस चीज़ का अपोज किया कि देयर शुड बी अ कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस फोर्स फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट, उसका अपोज किया। उसने कहा इट इज़ पॉसिबल ड्यू टू इनर्शिया, इट इज़ आल्सो पॉसिबल ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया के लिए भी स्टेट मेंटेन रखा जा सकता है। बट बाद में और इसको ट्राई किया गया कि एक ऑब्जेक्ट को अगर हम पृथ्वी पर लुढ़का दें तो ऑब्जेक्ट मूव करते करते एक ऐसा स्टेट आएगा कि वो रेस्ट में आ जाती है। तो कोई ऑब्जेक्ट हमने लुढ़काया अकॉर्डिंग टू इनर्शिया, उस ऑब्जेक्ट को मोशन में मेंटेन रहना चाहिए, फिर वो रेस्ट में कैसे आ गया, इस पे तर्क करना, रीजनिंग शुरू हुआ। तो वहीं से इस घर्षण का जन्म हुआ कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है तो जिस सरफेस पे वो मूव करती है वो सरफेस उस ऑब्जेक्ट के मोशन का अपोज करता है। क्यों? क्योंकि वो एक फोर्स लगाता है और जो फोर्स है उसी फोर्स का नाम क्या है? फ्रिक्शन। और ये फ्रिक्शन हमेशा मोशन का अपोज करता है, जिसकी वजह से जो एनर्जी लेवल ऑफ दैट ऑब्जेक्ट है वो घट जाती है और फाइनली वो रेस्ट में आ जाता है। ठीक है, तो ये घर्षण जो है वो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ से ही आया। अगर इसी चीज़ को हम अर्थ के बजाय स्पेस में ले लें जहाँ कोई अपोजिंग पार्टिकल है नहीं मोशन का, तो आप देखोगे स्पेस में जो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन है वो 100% वैलिड है। जैसे पृथ्वी है, अर्थ है, वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो वो लाखों करोड़ों सालों से रिवॉल्व करती ही आ रही है, अपने स्टेट को उसने कभी बदला नहीं है। क्यों? क्योंकि स्पेस में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है नहीं जिसकी वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होता हो और इस अर्थ के मोशन का अपोज होता हो, लेकिन पृथ्वी पर ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ से जन्म होता है इस फ्रिक्शन का। और फ्रिक्शन में हम लोग पढ़े थे इसके बाद में कि जो फ्रिक्शन फोर्स, हाँ फ्रिक्शन फोर्स है, उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। यस यस, हाँ स्कूल कॉलेज इस साल 6 महीने तो अभी कोई चांस नहीं खुलने का। 6 महीने अभी एक दिन में 70-70 हज़ार केस आने लगे हैं, तो स्कूल कॉलेज कैसे खुलेगा? नहीं फेक नहीं है, रूस ने वैक्सीन बनाया है वो ठीक है, लेकिन आप अलग अलग डीएनए होता है ना अलग अलग कंट्री का, उसके अकॉर्डिंग जो वैक्सीन है वो मैच करनी चाहिए। तो फ्यूचर में बताएगा समय कितना उपयोगी है। बट स्कूल कॉलेज नहीं, एग्ज़ाम तो होंगे ना, आओ तो कोई बुराई भी नहीं है।
देखो मास्क और सैनिटाइजर है ना, वो मास्क उनको बचा जैसे जिनको बीमारी है मास्क लगा लिया तो छींके तो पार्टिकल जो है हवा में नहीं आ पाते, बचने के लिए। अगर कोरोना वाला आपके पास आ ही गया ही तो फिर बचना नहीं है। तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए स्कूल कॉलेज नहीं खोला जा रहा है। हाँ, विस्फोट हो जाएगा। तो चलो देखते हैं फ्रिक्शन को और अधिक। अब उसमें जो हमने आपको पाँच की पॉइंट्स बताए थे उन्हें एक बार आप रिफ़्रेश कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। तो ये फ्रिक्शन समझ में आया, कहाँ से इसका जन्म हुआ है, फ्रिक्शन कहाँ से आया, ये समझ में आया है। फ्रिक्शन में आप लोग जो पहला पॉइंट पढ़े थे, देखो एक बार क्विक रिवीजन कराते हैं। पहला पॉइंट ये था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है, रेस्ट में है और देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो और उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो, तो ऐसी अवस्था में इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होता है, जीरो। यानी ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो और उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा हो तो ऐसे स्टेट में फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जीरो होती है। एक केस ये था। फिर एक केस रहा होगा कि अगर सरफेस ही फ्रिक्शन लेस है, सरफेस कैसी हो, फ्रिक्शन लेस हो, तो अगर फ्रिक्शन लेस सरफेस शब्द प्रयोग कर लिया तो देयर शुड बी नो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन लेस सरफेस है तो फ्रिक्शन होना ही नहीं है। अच्छा ये बताओ कोई सरफेस फ्रिक्शन लेस हो सकता है क्या? देखो कोई भी सरफेस फ्रिक्शन लेस नहीं है, तो फिर फ्रिक्शन लेस सरफेस का क्या मतलब है? इसका मतलब ये आइडियल स्टेट है, आइडियल स्टेट है। अब जैसे वो ये बैलून वाला एक्सपेरिमेंट करके बताते हैं कि आप एक डिस्क ले लो ऐसे, जो पहले सीडी वाली डिस्क आती थी, फिर इसमें बैलून लगा दो ऐसे और इसमें हवा भर दो, फिर इसको आप खोल दो तो आप हवा नीचे आएगी। तो जैसे हवा नीचे आएगी तो इस सरफेस और दूसरे सरफेस के बीच में हवा आ जाती है और उस एयर की वजह से फ्रिक्शन जीरो हो जाता है। तो इसको हम फ्रिक्शन लेस सरफेस कह सकते हैं। बट अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पे टच में है तो वो फ्रिक्शन लेस सरफेस बन नहीं सकता। फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, उसके लिए लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करते हैं फ्रिक्शन को कम करने के लिए, लेकिन हम रिमूव नहीं कर सकते। तो ये आइडियल स्टेट है कि सरफेस क्या हो, फ्रिक्शन लेस हो। बहुत सारे क्वेश्चन हैं हम लोगों के, जैसे स्ट्रिंग वाले में स्ट्रिंग मास सिस्टम है, पुल्ली मास सिस्टम है, उसमें बार बार आपको लिखा जाएगा कि जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रेस लेस है, दूसरा फ्रिक्शन लेस सरफेस है। तो वहाँ ध्यान में रखिएगा आइडियल सिचुएशन है, ऐसा होता नहीं। तो ये दो हो गए थे कि घर्षण जीरो का पहले में रेस्ट में हो, एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तो वहाँ फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो बनेगी। दूसरा सरफेस ही फ्रिक्शन लेस हो तो वैल्यू जीरो बनेगी। इसके बाद में आता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमने रखा है और इस ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स है बट यहाँ पे मोशन नहीं हो रहा है। आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया बट जो बॉडी है वो मूव नहीं कर रही है। तो अगर मोशन ही नहीं है बट फ्रिक्शन है, सॉरी एक्सटर्नल फोर्स है, तो ऐसी अवस्था में फ्रिक्शन फोर्स लगता है और उसे बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन एफएस कहते हैं। लेकिन ये बैलेंसिंग कंडीशन में होता है, जितना अप्लाइड फोर्स होता है उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। ये एक केस था। नेक्स्ट इसके बाद था कि अगर हम इस अप्लाइड फोर्स की वैल्यू को बढ़ाएं तो देयर इज ए सिचुएशन आर स्टेट इन विच दिस बॉडी इज टेंड्स टू मूव बट नॉट मूविंग। ये जो ऑब्जेक्ट है ये बस मूव करने वाला होता है, मूव नहीं कर रहा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो इस फ्रिक्शन की वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाती है और स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है उस मैक्सिमम वैल्यू को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कहा जाता है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमेशा नॉर्मल के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू नॉर्मल के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो ये आपको बताया गया था एक केस। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट यूज़ करते हैं और उस कांस्टेंट को लिखते हैं म्यू इंटू एस। तो एफ एस यस, और जो यन है वो डिपेंड करता है एम जी होगा या एम जी कॉस थीटा। अगर इंक्लाइनेड सरफेस है तो एम जी कॉस थीटा यूज़ करें, हाँ, और नहीं तो नॉर्मली एम जी ही होता है। ये वेट को बैलेंस करता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया था कि मैक्सिमम फोर्स यही है।
इसके बाद अगर हम फोर्स जो अप्लाइड फोर्स है उसकी वैल्यू को बढ़ा देंगे तो मोशन स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर एक मोशन स्टार्ट हो ही गया तो उस अवस्था में जो फ्रिक्शन लगेगा उसे बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। यस, तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन है एफ के वह भी होता है म्यू के इंटू एम जी। और जो मोशन है अगर वो देखा जाए तो दो तरीके से ले सकते हैं, एक लीनियर मोशन और एक ट्रांसलेशनल मोशन या रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल मोशन में है तो इस तरीके से फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अगर वो रोटेशनल है, इस तरीके से लुढ़क रहा है, तो उसको बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। क्या कहते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और जो रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है वो वैल्यू n के प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ से अगर आप प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे म्यू आर इंटू एन बाई आर, ये रोलिंग फ्रिक्शन का है। फिर इसमें से मैंने आपको कहा था कि इन तीनों में स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन, इन तीनों में सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स कौन से होता है? स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। फिर उससे कम होता है आपका काइनेटिक और सबसे कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन। इसीलिए आजकल जितने भी मैकेनिकल इंजन बनते हैं, यंत्र बनाए जा रहे हैं, उनमें वायरिंग, बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल करते हैं, इससे फ्रिक्शन सबसे कम हो। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हो गए थे। अब इसके बाद हमने आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी बता दिए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, अब कुछ आपको बताते हैं कि जैसे घास रोलर है, तो जो घास रोलर होता है ना उसको खींचना है और धकेलना है, पुश आर पुल। तो पुश आर पुल की सिचुएशन में कितना फ्रिक्शन लगता है ये पढ़ते हैं। तो ये कई बार परीक्षाओं में पूछा है, एनसीईआरटी का हिस्सा है, बन सकता है। तो देखते हैं कैसे बनेगा। हाँ क्या? हाँ हाँ, देखो ग्रास रोलर की बात करें तो ग्रास रोलर का दो सिचुएशन होता है, एक खींचना और एक धकेलना। एक होता है पुशिंग और एक है पुलिंग। ठीक है, अगर हम आपसे पूछे इजी कौन है, पुशिंग और पुलिंग? किसी ग्रास रोलर को पुश करना आसान है कि पुल करना आसान है? पुल करना आसान है। कैसे देखते हैं? मान लो ये घास रोलर है और ये घास वाला सरफेस है। अब अगर पुश करोगे तो ऐसे फोर्स लगाओगे आप, तभी तो पुश होगा ये। तो हमने मान लिया अप्लाइड फोर्स क्या है? F, और ये वर्टिकल है, और जो अप्लाइड फोर्स है वो वर्टिकल से थीटा एंगल बनाता है। इस घास रोलर का जो वेट होगा mg, वो डाउनवर्ड कार्य करेगा। फ्रिक्शन इधर लगेगा, फ्रिक्शन हो गया। इस F के कंपोनेंट बना सकते हो आप, एक बनेगा F साइन थीटा और एक बनेगा F कॉस थीटा। जो F कॉस थीटा है उसी के अकॉर्डिंग, उसी डायरेक्शन में इस वेट mg का रिएक्शन भी तो होगा, रिएक्शन भी तो होगा ना। जैसे घास रोलर को इस पर रखोगे तो इसका वेट इसको प्रेस करेगा, एक्शन होगा, तो इसका क्या मिलेगा हमको? रिएक्शन। तो रिएक्शन भी तो इसी डायरेक्शन में होगा। तो रिएक्शन यहाँ हो गया, F कॉस थीटा यहाँ हो गया, और फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में हो गया। अब आप यहाँ पे अगर सिचुएशन को बैलेंस करो तो जो वर्टिकल कंपोनेंट में F कॉस थीटा और R है, F कॉस थीटा प्लस R, एक इसको बैलेंस कर रहा है अभी, mg को बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ से रिएक्शन फोर्स क्या मिलेगा? mg माइनस F कॉस थीटा, ये हमको रिएक्शन मिलेगा। तब जब हम, हाँ क्या, हाँ नॉर्मल बोल सकते हैं। इसके बाद जो पुलिंग है, पुलिंग का सिचुएशन अगर लो आप, तो पुलिंग में ये मान लिया हमने घास सरफेस है, ग्रास सरफेस, और इस पर वेट mg इसका डाउनवर्ड कार्य कर रहा है, और अब की बार इस घास रोलर को क्या किया जा रहा है? खींचा जा रहा है। तो इस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगा दिया मान लो, और वर्टिकल से जो फोर्स का एंगल है वो कितना है? थीटा। अब इसके कंपोनेंट बनेंगे F
साइन थीटा और एक एफ कॉस थीटा, ठीक है। कुछ गलत हो गया। ये जो हमने बनाया ये थोड़ा सा गलत हो गया, ध्यान दीजिएगा। जब पुशिंग है ना, ऐसे प्रेस करेंगे तो ये अपवर्ड नहीं लगेगा एफ कॉस थीटा, डाउनवर्ड लगेगा, ऐसे ऐसे बनेगा ना, ऐसे। यस, ये एफ कॉस थीटा डाउनवर्ड, क्योंकि पुश कर रहे हैं ना, पुश करोगे तो जो फोर्स है वो डाउनवर्ड लगेगा। यस, तो यहाँ पे आपका ये होगा माइनस और ये आएगा प्लस, डाउनवर्ड होगा। और जब आप इसको पुल करोगे तो एफ कॉस थीटा इधर, एफ साइन थीटा इधर हो गया और रिएक्शन भी इधर लगेगा। तो यहाँ पे जब हम यूज़ करेंगे आर प्लस एफ कॉस थीटा, तो ये वैल्यू एम जी की इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से रिएक्शन फोर्स की वैल्यू आ जाएगी एम जी माइनस एफ कॉस थीटा। अब अगर यहाँ देखा जाए तो ये रिएक्शन की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, किससे, इस पुलिंग से। तो ज़्यादा रिएक्शन वैल्यू, हाँ बोलो, हाँ उस डायरेक्शन में रहेगा, ऐसे एफ साइन ऐसे रहेगा और ये ऐसे रहेगा, एफ कॉस थीटा, ऐसे। हाँ, तो वहाँ हम लोग एमजी की वैल्यू पुट कर सकते हैं। बिल्कुल पुट कर सकते हैं। यहाँ नहीं नहीं, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में आपके दो फोर्स है ना जुड़े हुए, एक एफ कॉस थीटा और एक एम जी, ये दोनों मिल कर रिएक्शन। आप इमेजिन करो ना कि एक पहिया है, एक आपके पास डिस्क है और आप डिस्क पे ऐसे फोर्स लगा रहे हो, जब प्रेस करोगे तो आपके फोर्स का ये कंपोनेंट भी उसे प्रेस करेगा। यस, दो एक्टिव फोर्स होंगे और यस, उसका एक तो वेट एम जी लग ही रहा है, एक हम और लगा रहे हैं, उसका भी कंपोनेंट बन जा रहा है, दोनों मिल के रिएक्शन लगाएंगे ना। यहाँ से हम ये समझाना चाह रहे हैं कि पुशिंग ईजी है कि पुलिंग ईजी है। तो अब यहाँ देखो तो ये आर जो है ज़्यादा है और यहाँ आर क्या है, कम है। यस, सो यहाँ पे अगर देखें तो पुलिंग ईजी है जबकि पुशिंग क्या है, टफ है। यहाँ ज़्यादा है, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। और अगर ग्रास रोलर को आप पुश करोगे तो पुश करने पे आपको ज़्यादा मेहनत करना होगा, मैक्सिमम फोर्स लगाना पड़ेगा। और ऐसे में जो सरफेस है वो ज़्यादा प्लेन होगी, इसलिए घास रोलर को खींचा नहीं जाता, धकेला जाता है। कभी देखे हो क्रिकेट के मैदान में घास रोलर ऐसे होता है ना, उसको ऐसे धकेलते लेके जाते हैं। इससे क्या होता है, जो प्रेशर है वो ज़्यादा पड़ता है और सरफेस प्लेन है। हाँ 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 बिल्कुल। तो ये है पुशिंग और पुलिंग का, यस नोट कर लीजिए। नहीं, इसमें हम एक लेते हैं फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल सरफेस जो घर्षण युक्त होगा, और एक लेंगे फ्रिक्शन लेस जो घर्षणहीन होगा। दो प्रकार के इंक्लाइनेड सरफेस लेते हैं, एक विथ फ्रिक्शन और एक विथआउट फ्रिक्शन है, ठीक है। एक फ्रिक्शन लेस है और एक फ्रिक्शन है। ये हमने माना एक फ्रिक्शन वाला सरफेस है, इंक्लाइनेड सरफेस, और इस इंक्लाइंड सरफेस के लिए इंक्लाइंड एंगल जो है, इंक्लिनेशन वो थीटा है। इस पर कोई ब्लॉक है तो इस ब्लॉक का वेट हमेशा डाउनवर्ड कार्य करेगा और रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। ये एंगल भी थीटा के इक्वल हो जाएगा। जो इस mg का एक कंपोनेंट बनाएंगे हो जाएगा mg कॉस ऑफ थीटा
और एक इस डायरेक्शन में बनेगा एम जी साइन ऑफ थीटा। इस इंक्लाइनेड प्लेन के पैरेलल एक कंपोनेंट हो गया, और रिएक्शन इस डायरेक्शन में हो गया नॉर्मल एन। अब अगर ये फ्रिक्शनल सरफेस है तो फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा, और फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है। जिस डायरेक्शन में मोशन है उसके अपोजिट फोर्स लगता है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा फ्रिक्शन का वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये फ्रिक्शन है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, बैलेंसिंग, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। अब वर्टिकल फोर्स में एन है और एम जी कोस थीटा है, तो जो एन है वो एम जी कोस थीटा को बैलेंस कर लेगा। तो एक तो हमको मिल जाएगा फर्स्ट केस, फर्स्ट हमको मिल जाएगा एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, यानी जो ये रिएक्शन फोर्स है वो उस एम जी कॉस थीटा से बैलेंस हो जाएगा। सेकंड, अब हॉरिजॉन्टल को लें तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेज में एम जी साइन थीटा डाउनवर्ड लग रहा है और इसके अपोजिट में फ्रिक्शन लग रहा है। और मोशन पार्टिकल मूविंग है, मोशन है तो एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा। तो ऐसे में न्यूटन का सेकंड लॉ लगाएं और उसमें से फाइंड आउट करें कि कितना रिजल्टेंट फोर्स है। तो इस एम जी साइन थीटा में से इस फ्रिक्शन फोर्स को लेस करना होगा, और इज इक्वल टू आएगा मास इंटू एक्सीलरेशन, यही तो आएगा। देखो जो एम जी साइन थीटा है वही इस ब्लॉक को डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाएगा, बट इसके इस डाउनवर्ड डायरेक्शन के मोशन का अपोज कौन करेगा, फ्रिक्शन। तो जो अपोजिंग फोर्स होता है उसको हमेशा लेस कर देते हैं। तो इस एम जी साइन थीटा से फोर्स को हमने फ्रिक्शन को लेस कर दिया, और जो ये मिला इसी को बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स, और रिजल्टेंट फोर्स कैन क्रिएट मोशन, और इसके द्वारा होता है एम इंटू। इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी रिमूव कर सकते हैं। फ्रिक्शन फोर्स को हटा के क्या यहाँ लिखते हैं भाई, म्यू इंटू एम जी कास थीटा। क्यों ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि जो फ्रिक्शन है वो होता है म्यू इंटू एन। तो एन की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से, एम जी कोस थीटा, तो ये म्यू इंटू एम जी कोस थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू एम इंटू ए। यस, अब इन एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ यम है, यहाँ यम है, एम जी कॉमन लेते हैं, बच रहा है साइन ऑफ थीटा माइनस म्यू कॉस ऑफ थीटा, यस, एंड डिवाइडेड बाई मास। तो मास से मास डिलीट हो जाएगा, जो एक्सेलरेशन है वो आ जाएगा जी टाइम्स साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो ये एक्सेलरेशन हो गया किसी भी इंक्लाइंड सरफेस पे मोशन के लिए, लेकिन तब जब फ्रिक्शन हो, सरफेस फ्रिक्शन लेस नहीं है। अब अगर सरफेस फ्रिक्शन लेस है तो अगर ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है, इस पे एक ऑब्जेक्ट पुट किया गया यहाँ, इसका वेट एम जी डाउनवर्ड कार्य करेगा और नॉर्मल इस डायरेक्शन में होगा। इंक्लाइनेड एंगल मान लो थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। इसके लिए एक कंपोनेंट बनेगा एम जी कोसाइन ऑफ थीटा, ये नॉर्मल हो गया एन, और एक कंपोनेंट बनेगा एम जी साइन थीटा। और सरफेस फ्रिक्शन लेस है तो इसका अपोजिंग जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ और कोई फोर्स लगना ही नहीं है। अब अगर यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करें तो वर्टिकल फोर्सेस में एन और एम जी कॉस थीटा है, तो फर्स्ट में हमको मिल जाएगा एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, क्योंकि इस वेट के इस कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा को ये नॉर्मल क्या कर रहा है, बैलेंस कर ले रहा है। तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्सिंग बैलेंस हो गया। अब सॉरी वर्टिकल फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स को ले तो हॉरिजॉन्टल फोर्स में केवल एक फोर्स लग रहा है और वो कौन है, एम जी साइन थीटा है। क्या इसका अपोजिंग फ्रिक्शन फोर्स है, नहीं, क्यों, क्योंकि सरफेस क्या है, फ्रिक्शन लेस है। तो ऐसे में अगर एक्सेलरेशन ए हो तो जो एम जी साइन थीटा है, इस एम जी साइन थीटा के कारण ही तो एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है। तो जो फोर्स बनेगा एम जी साइन थीटा, ये डायरेक्टली इक्वल टू हो जाएगा मास इंटू एक्सीलरेशन, क्योंकि मोशन के लिए यही फोर्स रीजनेबल है। तो एम और एम यहाँ से हो जाएगा रिड्यूस, तो ए की वैल्यू आ जाएगी जी साइन थीटा, ये हो गया यहाँ। तो देखो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ मिल रही है थी जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, यहाँ पे हमको सिर्फ जी साइन थीटा मिल रहा है।
अब अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि फ्रिक्शनलेस सरफेस पे एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा या फ्रिक्शन वाले पे, तो जो फ्रिक्शनलेस सरफेस है वहाँ एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। देखो जी साइन थीटा आ रहा है, जबकि यहाँ पे जी साइन थीटा में से म्यू जी कॉस थीटा लेस किया गया है, तो ये फ्रिक्शन की वजह से एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। और अगर फ्रिक्शन लेस है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, और एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी में इंक्रीज ज़्यादा होगा।